हिंद आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट दिसंबर 2024 की जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। चलिए आज के हम इस क्लास में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सीडीपी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको देखने वाले एनसीईआरटी बेस्ड। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी के ऊपर जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पेडागोजी के अंतर्गत पूछे भी गए हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे क्लासेस को देखना चाहते हैं तो रोजाना दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ और फ्री में तैयारी अपने परीक्षा की कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। चलिए, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा इसलिए छोटा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपना अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सक्रिय भागीदारिता, बी ऑप्शन अनुदेशनात्मक सामग्री की उचित संगठन, सी ऑप्शन अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना और डी ऑप्शन सीखने की तत्परता। तो चलिए, अगर कोई भी शिक्षिका यह करती है, इस काम को करती है कि खुद से उत्तर न देते हुए बच्चों को समूह चर्चाएं में शामिल करती है और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो इसका मतलब शिक्षिका चाहती है कि सक्रिय सहभागिता जो हो बच्चों के अंदर बढ़े। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम सुपर फास्ट तरीके से आपको इस क्लास में प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करना हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इधर उधर की बात ना करते हो, सिर्फ प्रश्न और उत्तर की हम बात आज की इस क्लास में करने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को जांचिए, इस प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। मैंने पहले ही बोला, जहाँ पर लड़कियों को वरीयता दी जाए, जहाँ पर लड़कों को वरीयता दी जाए, तो एक ही शब्द होता है। तो चलिए हम आपको आज बताने वाले हैं। ए ऑप्शन होगा हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह, बी ऑप्शन वैश्विक प्रवृत्तियाँ, सी ऑप्शन प्रगतिशील चिंतन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए यह प्रश्न सीटेट 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए 2012 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अगर आप प्रीवियस ईयर हल किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर जो था वो था ये ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह। जहाँ पर बात की जाए लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए तो वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। जहाँ पर लड़कों को बढ़ावा दिया जाए तो वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। न लैंगिक पूर्वाग्रह ऑप्शन में होगा तो लैंगिक रूढ़बद्धता होगा। तो इन सभी ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। सीटेट कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर साल लगभग 18 लाख लोग फेल होते हैं। 18 लाख लोग, एक बार सोचिएगा, आप उस कैटेगरी में ना आ जाए इसलिए आप फिर से तैयारी करते रहिए। आप लोगों की तैयारी मैं जानता हूँ, अभी पढ़ाई नहीं करने का मन कर रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगी तब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा, क्योंकि आप अंतिम समय में तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत ही गलत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, यह प्रश्न एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। जी नहीं दोस्तों, बच्चे को आप पढ़ाई के योग्य हमेशा मानेंगे। बच्चे को आता नहीं है फिर भी आप योग्य मानेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किए। जहाँ पर भी याद करने का यूज हो जाए शब्द, वह गलत होता है। मैंने अपने हर क्लास में बताया कि रटने की सब बात जहाँ पर की जाए वह हमेशा ऑप्शन गलत हो जाता है। इस प्रकार से यह भी कट गए। और सी ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। जी नहीं, अगर आप सरकारी स्कूल में के विद्यालयों के पढ़ने वाले बच्चों को अगर आप ट्यूशन की बात करते हैं, प्राइवेट ट्यूशनों की बात करेंगे कि कर लीजिए, तो यह आप बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा व्यवस्था फेल हुई। अगर बच्चा जब फेल हुआ तो इसका मतलब टीचर की यह नाकामयाबी है, क्योंकि बच्चा कभी भी गलत नहीं होता। सीटेट के द्वारा बच्चे को कभी भी गलत नहीं माना जाएगा। जो भी गलती होगी विद्यालय को होगी, स्कूल का कह सकते हैं आप, और टीचर की गलती होती है, बच्चे की गलती कभी नहीं होती। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन जो था यही सही हो जाए, क्योंकि व्यवस्था फेल हुई जिसके कारण बच्चा फेल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा,
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ की बात जानते होंगे आपको। चलिए, ए ऑप्शन निबंधात्मक प्रश्न, बी ऑप्शन लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सी ऑप्शन मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और डी ऑप्शन सत्य या असत्य वाले प्रश्न। आपको पता होना चाहिए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहा जाता है और इसे ही सत्य या असत्य वाले प्रश्न भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन हो जाएगा। आप यह सोच रहे हैं यह नहीं आया, तो सीटेट 2012 के पेपर में यह भी प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए, यह भी प्रश्न सीटेट 2012 के पेपर में आया हुआ है। हमारे प्रैक्टिस सेट का एक ही उद्देश्य होता है कि आपका प्रीवियस ईयर भी प्लस नए प्रश्न भी और पुराने प्रश्न भी तीनों को समाहित करके प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया जाता है। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में आप 30 में 30 कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं कभी परीक्षा दिया था मैंने भी 30 में 30 सीडीपी में पाया था। आप भी पा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको तैयारी करनी होगी। अभी से जुट जाइए, क्योंकि आपके पास जो भी 2-2.5 महीने का समय बचा है उसके अंदर ही आपको तैयारी कर लेनी है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सीटेट की फ्री तैयारी करवाएंगे, हर क्लास करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। सिर्फ मैथ पेडागोजी बची, उसकी भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो गई है हमारे चैनल पर, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ए ऑप्शन समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बी ऑप्शन केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सी ऑप्शन परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल और डी ऑप्शन बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो चलिए, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए उत्तर बताइए आप लोग। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, यही जो एक विशेषता है कि यही विशेषता है। ठीक है, यही विशेषता है प्रगतिशील शिक्षा की। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन गलत थे। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास की स्पीड इसलिए तेज रखें कि ताकि हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कर सकें। तो रोजाना हमारा यही लक्ष्य होता है कि आपका समय भी बचे और अधिक से अधिक आप पढ़ भी लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, माफी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा अगला प्रश्न? जीन पियाजे से संबंधित यह प्रश्न होगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए प्रश्न क्या है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? आपसे कहा जा रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए ऑप्शन देखिए सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी ऑप्शन अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी ऑप्शन तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और डी ऑप्शन विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो चलिए बताइए उत्तर आप सब क्या होगा। चलिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। तो अगर बात करें इंद्रिय कामक या संवेदी प्रेरक इसी को कहते हैं, तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कम समय में प्रश्नों को अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं भी त्रुटि हो जाए थोड़ी थाड़ी तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि बोलने में थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है लेकिन उत्तर बताने में हमें कोई गलती नहीं होगी। आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए। अगर आपको तैयारी करनी है, फ्री में करनी है और अच्छे से करनी है तो करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। दोपहर 1 बजे में रोज़ाना हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। मैं खुद सीटेट हो या यूपी टेट हो या रीट हो, इन परीक्षाओं को पास किया, एक नहीं दोनों पेपरों, प्राइमरी और मिडिल दोनों पेपरों को पास किया हूँ। उसके बाद आपको तैयारी करा रहा हूँ, कई बार तैयारी करा चुका हूँ, लगभग 2-3 साल से। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ। ये मत सोचिएगा कि पास होंगे या नहीं, अपने ऊपर विश्वास करिए, आप पास जरूर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 में 30 सीडीपी में पाया था यार, मैं 30 में 30 पा गया था, तो आप भी पा सकते हैं। सीडीपी जैसे सब्जेक्ट में मैंने 30 में 30 पाया, अपनी मार्कशीट दिखाया था। आप ना मानते हो तो देख लीजिए फिर से एक बार।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। क्या होगा प्रश्न हमारा? कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। आपसे कहा जा रहा है, एक मनोवैज्ञानिक थे कोहल वर्ग, उनके द्वारा जो प्रश्न दिया गया है वही उत्तर बताइए। चलिए कोहलबर्ग के बारे में प्रश्न पूछा गया है, माफी चाहते हैं, कोहलबर्ग के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है? ए ऑप्शन, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। बी ऑप्शन, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। सी ऑप्शन होगा हमारा, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। और डी ऑप्शन, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो देखिए यहाँ पर कठोर शब्द यूज करते ही गलत हो जाएगा। कठोर निर्देश देंगे जी नहीं, या गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा कट जाएगा। धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे बच्चों को, सिर्फ धार्मिक शिक्षा निर्भर नहीं करेंगे बालक, और व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, बिल्कुल यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सी बी कट सब कट जाएंगे। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करेंगे, तब बच्चे जो है नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं अपने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए आपसे यही पूछा जा रहा है, तो आप उत्तर बताइए। चलिए ए ऑप्शन होगा हमारा, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बी ऑप्शन, वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। और सी ऑप्शन, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और डी ऑप्शन, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सके। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। छोटे शिक्षार्थियों को बात की गई है, तो छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ए ऑप्शन देते हैं, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर जो होगा हम उसकी बात डायरेक्ट करते हैं, वह होगा हमारा डी ऑप्शन होगा, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सके। ठीक, चलिए वह पढ़ने के साथ सामाजिक कौशल भी सीख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तक आपने लगभग 12 प्रश्नों को हल कर लिया। आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है आप देखते रहिए, नोट करते रहिए, अपने किताब में लिखते रहिए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आप अंतिम में अनुमान लगा लीजिएगा कितना प्रश्न आपने हल किया और कितने उसके सही आंसर हुए और कितने गलत हुए। तो इस प्रकार की अगर आपको तैयारी करनी है, निःशुल्क तैयारी करनी है, एक भी पैसा नहीं लगता जहाँ पर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज हो रही हैं। अगर आप कमेंट करके बता देंगे कि हमें किस सब्जेक्ट पर और क्लासेस चाहिए, तो हम अभी एक क्लास हो रही तब 2-3 क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पढ़ाना मुझे अकेले ही है, मेरी कोई टीम नहीं है। तो इसलिए जितना हो सकता है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ मैटर। अगर आप लोग कहेंगे तो हम और अधिक से अधिक क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। इस बार आपको सीटेट पास करना है, क्योंकि फिर बार बार सीटेट देने का कोई मतलब नहीं। इस बार और आखिरी बार मानकर चलिए, आप लोग सीटेट आसानी से पास हो जाएंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक निवेदन करेंगे, वो लोग जुड़ तो गए हैं लेकिन अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, तो क्लास करते रहिए आप लोग। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि अंतिम समय में पढ़ेंगे ना, तो आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अंतिम समय में सीटेट का इतना विस्तार सिलेबस पढ़ना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आपके लिए। क्योंकि अभी 2.5 महीने का समय है, लगभग 2.5 महीने में अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो सोचिए आखिरी जो 20-25 दिन होंगे उसमें कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो बाकी आप समझदार खुद हैं। अगर आपको पहली बार में पास करना है, या अब तक आप पास ना हुए हो, 2-3 बार दे चुके हो, तो इस बार हमारे साथ जुड़ जाइए। एक बार हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए, उसके बाद आप खुद देख लेंगे। ठीक है, यह मैं नहीं कहता सिर्फ आप मेरी क्लासेज देखिए, आप मेरी क्लासेस को देख लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ भी क्लासेज और पढ़नी हो पढ़ सकते हैं। एक ही चैनल के ऊपर डिपेंड होना हो तो हो जाइए, मत होना हो मत होइए। क्योंकि मेरी क्लास जो होती है, एक कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराई जाती है मेरी क्लास के अंदर। तो आपको अगर ऐसी क्लास चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़िए, और दूसरे किस्म की क्लास चाहिए तो आप दूसरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो हर संडे को महामैराथन की क्लासेस लाते हैं उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। ज़्यादा क्लास बड़ी ना होने पाए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ओवर ना महसूस हो। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न होगा हमारा, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? नियोग्य मतलब कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। बी ऑप्शन,
उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी ऑप्शन, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों की माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और डी ऑप्शन, बच्चों की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। चलिए उत्तर बताइए। अगर बात करें निर्योग्य बच्चे की, तो हमारा ए ऑप्शन, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा पहले से निर्योग्य है तो उसकी प्रवेश परीक्षा लेने से कोई मतलब नहीं। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि समावर्ती शिक्षा, समावेशी शिक्षा जो कहा जाता है, तो उसमें सभी बच्चे को समान आप मानेंगे, चाहे उसमें कोई दोष हो या गुण हो, लेकिन आपको समान मानना है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थी एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन में बात की गई तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों की माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। जी नहीं दोस्तों, बच्चों के माता पिता से आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन में कहा गया बच्चों की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। एक बार प्रस्ताव देना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार के बालक को अब अगर उसके वातावरण के अनुकूल जब वातावरण मिल जाएगा तो बालक आसानी से सीख जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। निवेदन बस इतना करते हैं, आप लोग क्लास पूरा देखिए, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए अब इस क्लास को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। आपसे कहा जा रहा है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है। ए ऑप्शन देखते हैं, परिकल्पना का निर्माण करना। बी ऑप्शन, परिकल्पना का परीक्षण करना। सी ऑप्शन, समस्या के प्रति जागरूकता। और डी ऑप्शन, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा उत्तर, जल्दी से बताइए। तो पहली जो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है वह समस्या के प्रति जागरूकता होता है। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस जो होता है वही हमारा सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं समस्या के प्रति जागरूकता, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा हमारा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, आपसे यह पूछा जाए तो बताइए। ए ऑप्शन होगा केवल आनुवंशिकता का। बी ऑप्शन, पालन पोषण और शिक्षा का। सी ऑप्शन, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। और डी ऑप्शन, केवल वातावरण पर। जहाँ पर केवल शब्द आए ये पहले ही काट दीजिए। चलिए ये पहले ही काट दीजिए। अब बताइए बी और सी में उत्तर बताइए। चलिए, तो हमारा उत्तर यहाँ पर देखिए पालन पोषण और शिक्षा का, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि। आपसे कहा जा रहा है जब कोई बच्चा किसी कार्य को करते समय उबन महसूस करता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में कहा गया बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, जब बच्चे खुद ही उबन महसूस कर रहे हैं तो उन्हें अनुशासित करने का कोई मतलब नहीं होगा। बी ऑप्शन, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यह सही हो सकता है। देखते हैं अगला, सी ऑप्शन, बच्चा बुद्धिमान नहीं। जी नहीं दोस्तों, मैंने आपसे पहले बताया समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बालक विशिष्ट होते हैं। ठीक है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होते हैं, तो इस प्रकार से इस ऑप्शन को भी हम काट सकते हैं। और डी ऑप्शन की बात करें, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, आप यह कभी नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में कहा गया संभवतः ये कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा। चलिए बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। आपसे कहा जा रहा है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या होगा। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। बी ऑप्शन होगा अपने सामाजिक मानदंड बनाना। सी ऑप्शन होगा समाज में बड़ों का सम्मान करना। और डी ऑप्शन होगा हमारा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो कमेंट करके उत्तर बताते रहिए आप लोग। चलिए,
शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य अगर पूछा जाए तो वह उत्तर हो जाएगा हमारा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यही हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए यार, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, और शेयर करेंगे तब भी इसमें पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करिए या ना करिए आपकी इच्छा, लेकिन पढ़िए जरूर आप रोजाना हमारे साथ दोपहर 1 बजे में। लाइक करके जरूर जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। चलिए, ए ऑप्शन विकास के सभी क्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। बी ऑप्शन सभी का विकास दर समान नहीं होता। सी ऑप्शन विकास हमेशा रेखीय होता है। और डी ऑप्शन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो चलिए आप लोग उत्तर बताइए। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को हम आपके लिए होमवर्क छोड़ें, आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है। हम देखना चाहते हैं कितने लोग हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। कमेंट में इसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। प्रश्न है हमारा, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है। ए ऑप्शन देखते हैं ज्ञान के निर्माण में। बी ऑप्शन देखते हैं अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन में। सी ऑप्शन देखते हैं पुनर्बलन के सिद्धांत में। और डी ऑप्शन देखते हैं अधिगम के सक्रिय अनुबंधन में। ठीक है, प्रश्न बड़ा हो गया, हम एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए किस पर आधारित होना चाहिए। तो यह उपागम जो होगा वह होगा ज्ञान के निर्माण पर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। चलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो लक्ष्य तक को से जुड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लक्ष्य तक से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और रोज़ाना हमारे साथ क्लासेज देखने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़े। एक बार आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया वह आपको कमेंट में बताना होगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, बस इतना ही था। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।